हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। तो जैसे कि क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स तक के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी टॉपिक का अगला वीडियो, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी दो लोकेशंस आपको दे रखी है। लोकेशन का नाम दे दिया लोकेशन ए और यहाँ पर कोई लोकेशन बी है। पोजीशंस जिसको बोलते हैं, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। अभी यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं रखे हुए। अब जैसे ही चार्जेस को किसी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से, क्योंकि अपन ये तो मान के चलते रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी से इन पॉइंट्स पर जब लेके आएंगे चार्ज को, तो उनको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी फॉर्म में इसकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे पूरा सिस्टम वर्क करेगा। दो चार्जेस, दो चार्ज का सिस्टम होगा। तीन चार्जेस अगर है तो थ्री चार्जेस का सिस्टम वर्क करेगा। मोर देन थ्री चार्जेस भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पोजीशन है, तो इस वजह से ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होगा। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबलिंग या ब्रिंग, उनको लेके आने में या असेंबल करने में कितना वर्क डन लगा। अब कहाँ पे असेंबल करना है, उनकी रेस्पेक्टिव लोकेशंस पे। उनकी रेस्पेक्टिव लोकेशन पे ब्रिंग करने में या असेंबल करने में जितना वर्क डन हुआ, जितना वर्क डन लगा, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वैसे भी अपन पढ़ चुके हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये चीज आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अगर दो सिमिलर चार्जेस है, लेट सपोज यहाँ प्लेस करने के बाद ये आ गया प्लस क्यू और यहाँ पर भी है प्लस क्यू। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव होगी अगर दोनों चार्जेस, अगर मैं बात करूं Q1 एंड Q2, इसको नाम दे दिया मैंने Q1 और ये है Q2। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन होगा। तो जब भी दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव अगर Q1 एंड Q2 Q1 एंड Q2 दोनों अपोजिट नेचर के हो, तो उस केस में होगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होती है नेगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें अपन अलग अलग चार्जेस का सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे टू चार्जेस, थ्री चार्जेस और मोर देन थ्री चार्जेस। दो पार्ट में कैटेगराइज है। नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर दो चार्जेस का सिस्टम हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन दो लोकेशंस फिक्स कर लेते हैं। दो लोकेशंस फिक्स कर लेते हैं, ये ए, ये बी। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पे अपने दो पोजीशंस ली, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, चार्जेस को असेंबल करना है इस लोकेशन पे लाके। तो सबसे पहले एक चार्ज है, सबसे पहले ये कोई चार्ज है, लेट्स सपोज Q1। इसको आप इंफिनिटी से लेके यहां पर लेके आए, इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आए। तो इंफिनिटी से पॉइंट ए पर जब लेके आएंगे, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, यहाँ पर पहले से कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से इसको यहाँ तक लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर चलेंगे अपन तभी वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, ना कोई अदर चार्जेस है, इसलिए
इसको यहां से यहां तक मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सो वर्क डन फर्स्ट हो जाएगा आपका 0। अब उसके बाद दूसरा चार्ज लेके आना है, वही इंफिनिटी से इस चार्ज को यहां से डिस्प्लेस करके लेके जाना है पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जब इसको मूव करेंगे, कोई फील्ड तो प्रेजेंट नहीं था एक्सटर्नल, बट अब पॉइंट ए की वजह से फील्ड प्रेजेंट होगा। सो ये कितना हो जाएगा W2 इक्वल्स टू, सो अपने को पता है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W इक्वल्स टू हो गया QV। अब Q यहाँ पर क्या होगा, Q ये हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A, जो चार्ज पॉइंट A पर रखा हुआ है, और वी कैन से दैट ड्यू टू Q1। तो W2 इक्वल्स टू चार्ज कितना है इसका, तो इसका चार्ज है Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इसकी वजह से जब यहाँ पे Q1 था तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो लेट सपोज डिस्टेंस अपन ने बोल दी R12 और वी कैन से दैट R, तो ये डिस्टेंस R हो गई, तो ये हुआ यहाँ पर K Q1 अपॉन R। सो W2 कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट चार्ज को यहाँ पर लाने में वर्क डन हुआ 0, सेकंड को लाने में यहाँ पर इतना वर्क डन हुआ। तो अपने को निकालना है सिस्टम ऑफ चार्जेस का। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, सो ये हो गया W1 प्लस W2, इट बिकम्स K Q1 Q2 अपॉन R। अब ये जो वर्क डन है ये अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर किसी भी चार्जेस को रेस्पेक्टिव लोकेशन तक लाके रख दिया तो वर्क डन जो होता है, इसको मूव करने में जो वर्क डन लगा वो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी U becomes K Q1 Q2 अपॉन R। सो ये आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। चार्ज Q1 को इंफिनिटी से लेके पॉइंट A पर डिस्प्लेस करना है, उसके बाद चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट B पर प्लेस करना है। नो दैट W2 कितना होगा, सो W2 इक्वल्स टू चार्ज कितना है Q2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल। सो ये हो जाएगा Q2 K Q1 अपॉन R12, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड चार्ज जो है आपका Q3, इसको यहां से इस पॉइंट पे लेके आए, सो ये वर्क डन हो गया W3। सो W3 बिकम्स चार्ज हुआ Q3। अब यहाँ पे जब इसको लेके आएंगे तो यहाँ पे दो चार्जेस का पोटेंशियल लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल अगर यहाँ निकालना है तो अपने को पता है टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, टॉपिक पढ़ा है अपन ने। तो सबसे पहले इसकी वजह से पोटेंशियल, उसके बाद इसकी वजह से पोटेंशियल। सो ये हो जाएगा Q3 K Q1 Q2, Q1 कितने डिस्टेंस है R13, K Q2 कितने डिस्टेंस है R23। सो ये आपका बन जाता है K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, इक्वेशन नंबर 3। तो तीन चार्जेस का वर्क डन हो गया। सिस्टम का कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो सबको अपन ऐड कर देंगे, और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो इट बिकम्स K ये आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखिए, समेशन की फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि यहाँ लिखा QI QJ, दो वेरिएबल्स ले लिए अपन ने यहाँ पे, और नीचे हो गया RIJ। सो यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए तो समेशन के यहाँ पे दो साइन यूज होंगे, एक हो गया I के लिए और दूसरा हो गया J के लिए। I की वैल्यू कहाँ से 1 2 3, तो ये हो गया 1, I की वैल्यू Q1 Q2 Q3 ऐसे चल रही है, और ये भी
1 2 3 चल रहा है। सो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और ये भी हुआ 1 2 3। अब जब i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू भी 1 होगी, सो ये तो यहाँ पर है नहीं, तो एक कंडीशन अपन ने ली i इज नॉट इक्वल्स टू j। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मेरे को टोटल जो वैल्यूज मिलेगी वो 6 वैल्यूज मिलेगी। अब आप करके देख सकते हैं सॉल्व। तो 6 वैल्यू में से जैसे यहाँ पर आया k q1 q2 अपॉन r12 और एक वैल्यू मिलेगी k q2 q1 अपॉन r21। तो ये दोनों सिमिलर वैल्यू है एक दूसरे के, तो इस वजह से ये टोटल 6 टर्म्स आ रहे हैं जिसमें वो डबल बार आ रहे हैं। अपने को 3 टर्म्स चाहिए वो डबल आ रहे हैं, इसलिए इस पूरे जनरल टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/2 से। अब ये अपने निकाल लिया सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब मान लीजिए आपको n चार्जेस के लिए निकालना है, तो इस फॉर्मूले में आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है इसकी जगह आप कर दीजिए n और ये भी हो जाएगा n। तो ये बन जाएगा सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो ऐसे अपन विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है या जहां पर कोई फील्ड नहीं है उसमें अगर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले अपन ने पढ़ा था विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, अब अपन पढ़ रहे हैं इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अपन ने ये माना कि यहाँ पर कोई फील्ड प्रेजेंट है, चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड पहले से प्रेजेंट होगा, जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेके आएंगे तब भी। तो सबसे पहला प्रोसीजर, चार्ज Q1 को इंफिनिटी से पॉइंट A तक लेके आना है, तो इसमें वर्क डन हुआ W, और उसके बाद Q2 को इंफिनिटी से लेके आएंगे पॉइंट P पर, तो ये हो गया W2। इस डिस्टेंस को अपने नाम दे दिया R12। तो सबसे पहले इसको जब यहाँ पे लेके आएंगे तो इस बार यहाँ पर ये चार्ज तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, बट इसका फील्ड जरूर प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इस वजह से इस बार वर्क डन 0 नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। सो लेट्स सपोज इसकी यहाँ से डिस्टेंस अपन बोल देते हैं R1 और पॉइंट B की यहाँ से डिस्टेंस बोल देते हैं R2। तो इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको नाम दिया है पोटेंशियल एट R1 और इसको नाम दे दिया पोटेंशियल एट R2। सो जब पॉइंट फर्स्ट को पॉइंट ए पोजीशन पे जब चार्ज Q1 को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, खुद का चार्ज Q1 इनटू पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो ये हो जाएगा W1 इक्वल्स टू V1 इंटू Q1 इंटू VR1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालना है वर्क डन टू मूव चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, तो इसको नाम दे दिया अपन ने W2। तो W2 क्या हो जाएगा Q2। अब यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है सिस्टम का, और वही टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स। अगला है आपका सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस वही करना है, चार्ज Q1 को पोजीशन A पर लेके आएंगे तो वर्क डन फर्स्ट, चार्ज Q2 को पोजीशन B पे लेके आएंगे तो वर्क डन सेकंड, और चार्ज Q3 को पोजीशन C पे लेके आएंगे तो वर्क डन थर्ड। तो सबसे पहले W1 की बात करते हैं। तो W1 खुद का चार्ज है Q1, यहाँ जब रखा बाकी तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है वहां पे, बट इस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट होगा। सो ये हो जाएगा VR1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार W2 की बात करें, सो W2 में चार्ज कितना हो गया Q2, और अब यहाँ पर A की वजह से फील्ड लगेगा और Q की वजह से भी लगेगा। सो Q की वजह से हो गया यहाँ पे VR2 और A की वजह से हो गया KQ1 अपॉन R12। R12 is the distance between A and B। इक्वेशन नंबर 2। W3 की बात करें
तो ये हो गया चार्ज Q3। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो ये हो गया VR3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A, इसकी वजह से हो गया R13 प्लस ड्यू टू B, ये हो जाएगा R23। इक्वेशन नंबर थर्ड यही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन। वी कैन से दैट K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस now the next topic is potential energy of dipole placed in uniform electric field। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इससे पहले अपन निकाल चुके हैं टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का अपने को एक्सप्रेशन पता है, ये अपन निकाल चुके हैं इससे पहले के लेक्चर्स में। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये डिस्टेंस अपने को पता ही कितनी होती है, दिस डिस्टेंस इज 2a। इस पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये एंगल है थीटा आपका। अब अपने को क्या करना है कि इस पे टॉर्क जो लगा, अपने को पता है इसमें टॉर्क लगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये घूमेगा किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अपने को क्या करना है, इसके अगेंस्ट में इसको रोटेट करवाना है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो टॉर्क के अगेंस्ट में इसको रोटेट करवाना है, सो कितना वर्क डन होगा, सो dw इक्वल्स टू टॉर्क इनटू d थीटा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्लास 11 रोटेशनल मोशन में आप पढ़ते हैं कि वर्क डन, जैसे बात करें ट्रांसलेशन मोशन, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉगी जो होता है वो होता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉगी जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टॉर्क और ये हो गया स्मॉल वर्क डन। सो कंप्लीट वर्क डन अगर निकालना है, ये तो हो गया स्मॉल वर्क डन। थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको रोटेट करने के लिए वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन dw है आपका 2d थीटा एंड लिमिट गोज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, सो ये आया p sin थीटा d थीटा, और ये हो गया थीटा 1 टू थीटा 2। सॉल्व करिए इसको, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो यहाँ से वर्क डन आ जाता है आपका PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आ गया माइनस कॉस थीटा 2, लोअर लिमिट आ गया प्लस कॉस थीटा 1। तो ये फॉर्मूला आता है वर्क डन का, या यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। So potential energy of dipole placed in uniform electric field will be PE cos theta 1 minus cos theta 2, where theta 1 is the initial angle, पहले कौन सा एंगल, और theta 2 फाइनल एंगल। अब इसमें कुछ कंडीशंस ले सकते हैं, इफ theta 1 equals to 90 डिग्री, कि स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर ही रखा हुआ हो, फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में थीटा 1 हो गया 90 और वो होता है आपका 0। सो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस PE cos थीटा 2, और थीटा 2 को भी अपन ने मान लिया थीटा। कहने का मतलब इनिशियल पोजीशन मान लिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कुछ ऐसा, और फाइनल पोजीशन किसी भी एंगल थीटा पे इसको रोटेट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा यहाँ पे ओनली थीटा, और अपने को पता है इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव के अंदर ये हो जाएगा P डॉट E, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा cos थीटा में आता है। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P डॉट E। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस ले सकते हैं, तो अपने पास u आ गया माइनस PE cos थीटा। कंडीशन ये है कि थीटा 1 यहाँ पर 90 डिग्री था, तो पहले डाइपोल 90 डिग्री पे रखा हुआ है। उसके बाद नंबर फर्स्ट कंडीशन, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कहने का मतलब है इसको घुमा के कुछ यूं कर दिया, ऐसे नहीं, ये एंटी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स minus PE, and this is the minimum potential energy
That's why this state is known as stable equilibrium, जिसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसे स्टेट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, अगर आपने थीटा को 90 डिग्री रखा, मतलब पहले भी 90 था, अभी भी 90 है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, cos 90 हो जाता है 0, सो यहाँ पर आता है 0 एनर्जी। तो जब भी कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो तो उसमें 0 एनर्जी स्टोर होती है। नंबर थर्ड, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट इस तरफ, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सो यू बिकम्स PE cos 180 degree negative sign, so it becomes positive, and this is the maximum potential energy। potential energy maximum होने का मतलब है ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। so this is the example of unstable equilibrium। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब कंडक्टर्स जो होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देते हैं जब उसमें कोई अपन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे बैटरी की सप्लाई आपने दी तो किसी भी मेटेलिक वायर में से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। लेट्स सपोज मेटेलिक वायर की बात करते हैं, किसका बना होता है, कॉपर का। सो कॉपर की स्ट्रक्चर अगर देखें, सो यहां पर ये है न्यूक्लियस और ये कंप्लीट जो है आपका एटम। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं इनके चारों ओर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल की, तो बाहर वाला जो आउटर मोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। ये बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं। तो लूजली बाउंड होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी मेटल है उसमें बहुत सारे कॉपर के एटम्स है, सो वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बट अगर बात करें प्रोटॉन्स की तो वो हमेशा होते हैं बाउंड चार्जेस। सो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, देयरफॉर दीज आर नोन एज फ्री चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री चार्जेस है यहाँ पे। अब वो फ्री चार्ज है, इनका मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन। और जैसे कि अपन बात कर चुके हैं पहले कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उनका मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है। और अपने को पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि जैसे ही देखिए आपने यहाँ पर कोई कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेट्स सपोज दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ से कोई एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई दी, ये कोई सप्लाई दी अपन ने प्लस माइनस, सो यहाँ पर ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर अप्लाई कर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये नेगेटिव चार्ज है, सो अपने को पता है फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कुछ ऐसे। सो इन पे ऐसे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हुआ। तो पहले इनका कैसा मोशन था, रैंडम मोशन था। अब इनका मोशन एक्चुअल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो चुका है और इस वजह से करंट फ्लो करती है इजीली। ये होता है कंडक्टर के अंदर। इंसुलेटर्स की बात करें तो वहां पर इसका कोई मूवमेंट नहीं होता है, इस वजह से वहां पर कोई फ्री चार्जेस नहीं है, और फ्री चार्जेस नहीं है तो कोई भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है कंडक्टर्स की। कोई भी चार्ज कंडक्टर है जब उसको रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये बिहेवियर शो करता है। नंबर फर्स्ट, E net inside the conductor is 0। तो जैसे कि अपन पहले ही कर चुके हैं, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, इसकी यहाँ पर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है 0। ये कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये भी कर चुके हैं, क्योंकि जो एक कंडक्टर की सरफेस होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नंबर थर्ड, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 0।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हुआ, तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप में कोई कंडक्टर रखा हुआ है और यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पर और ये नेगेटिव प्लेट है। आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे अपन कैपेसिटर के अंदर। तो ये होता है कैपेसिटर, इसके बीच में कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सो ये जो ऊपर अपन देख पा रहे हैं, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जैसे ही इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है इसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। तो चार्ज इंड्यूस हो गया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको बोल सकते हैं ई इनसाइड। इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होती है और तब तक चार्ज उसमें इंड्यूस होगा जब तक ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल नहीं हो जाते। तो यहां से अगर आपसे पूछे ई नेट कितना, तो आप बोलेंगे ई एक्सटर्नल माइनस ई इन। अब दोनों की वैल्यू इक्वल हो चुकी है तो ये आंसर आता है 0। इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके इंटीरियर पोर्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब आपसे बोला है कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ये कैसे हुआ? तो क्या करना है, गाउसेस लॉ लगा दीजिए। तो गाउसेस लॉ अपन जानते हैं, गाउसेस लॉ E डॉट ds इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउसेस लॉ के लिए क्या चाहिए, एक गाउसियन सरफेस चाहिए अंदर की तरफ, जस्ट सरफेस के जस्ट अंदर अपने गाउसियन सरफेस ले ली। इस गाउसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो 0, तो 0 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मींस q इक्वल्स टू 0। तो जो गाउसियन सरफेस ली है वो जस्ट इस कंडक्टर के अंदर ली है, इसकी बाउंड्री के अंदर ली है, तो इस बाउंड्री के अंदर चार्ज कितना होगा वो भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये भी अपन डेरिवेशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है ये आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नेक्स्ट है एट द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये अपन ने देखा था, V एट द सरफेस इज के क्यू अपॉन स्मॉल r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी r स्क्वायर। सो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल विल बी के क्यू अपॉन कैपिटल R और सरफेस विल बी के क्यू अपॉन कैपिटल R होता है। सो वहां पर इसकी सरफेस और अंदर दोनों जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ होलो चार्ज कंडक्टर। मतलब क्या है इसका, कोई भी होलो कंडक्टर लिया है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस q, अंदर कोई भी कैविटी, लेट्स सपोज ये कैविटी है, इस कैविटी पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सो इस कैविटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये जो प्रॉपर्टी है एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में काम में आती है। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी एप्लीकेशन जो होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक दिस वन इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर, लेट्स सपोज ये चार्ज कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आपने कैविटी ली, ये कोई कैविटी है, सो ए कैविटी इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम, शील्डेड का मतलब होता है उसको प्रिवेंट करके रखता है कोई भी एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेज है, बाहर से मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस आ रहे हैं, वो सब किस पे पड़ेंगे, बाहर वाले कंडक्टर पे। अंदर जो ये कैविटी है इस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसका एग्जांपल दिया जाता है, तो ये पूछा जाता है ड्यूरिंग लाइटनिंग, जैसे आप कार में हैं, सो आपके लिए कार में बैठे रहना सेफ है या उससे बाहर निकल के किसी पेड़ के नीचे चले जाइए। सो यहाँ पर ये आता है कि कार में रहना आपके लिए सेफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार की जो ऊपर की बॉडी है वो करेगी चार्ज कंडक्टर की तरह वर्क और अंदर जो आपकी बॉडी है वो करेगी एज ए कैविटी। सो बाहर से जितने भी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस आए बट आपकी जो बॉडी है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से आप लाइटनिंग से बच जाते हैं, यू आर सेफ इनसाइड द कार। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की, जैसे कि फिजिक्स लैब में आप जैसे बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस घर में यूज करते हैं, सो वहां पर उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रॉपर्टी से शील्ड किया जाता है जिससे कि बाहर वाले डिस्टरबेंसेस से अंदर कुछ फर्क ना पड़े। और जैसे आपने नाम सुना, आगे अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल, इन ऑप्टिक्स पढ़ा जाता है ये,
ऑप्टिकल फाइबर केबल में अलग अलग लेयर्स बनाई जाती है, तो वो लेयरिंग किसकी वजह से होती है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स।